सो वर्क तो हम कर चुके हैं डिस्कस, अब हम करेंगे एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं, इट्स लाइक द करेंसी ऑफ द मोशन। करेंसी ऑफ द मोशन से मतलब जैसे हमें करेंसी, हम पैसों का क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुझे उससे कुछ काम कराना है, मैं उसे कुछ पैसे दूंगी, उसको किसी से करना है करवाना है वो किसी और को देगा। ऐसे ही एनर्जी क्या है, अगर मुझे किसी से वर्क कराना है, कुछ भी चेंज लाना है उस सिस्टम में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी को हम कहते हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई हो रही है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यानी कि एनर्जी तो बदली जा रही है एक चीज़ से दूसरी में। लाइक मैंने अभी इसको पकड़ा, मैंने क्या करा, ऐसे ऊपर लेके आई मैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसे चेंज हो रही है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, किस किस टाइप्स की होती है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं ऊपर लेके आई, मैंने किसके अगेंस्ट काम किया, मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, मैकेनिकल वर्क किया, वो वर्क मेरी क्या मैकेनिकल एनर्जी लगी, मैंने अपनी एनर्जी इसको दे दी, इसने कैसे स्टोर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी की तरह, मैंने इसे छोड़ दिया, ये कैसे हुई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं इसे ऊपर लेकर आई, मैंने किसके अगेंस्ट काम किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट। कितनी फोर्स लग रही थी उस पर, नीचे mg फोर्स लग रही थी। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लो h हाइट से करी, डिस्प्लेसमेंट इज h, तो हमारे पास वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज एनर्जी, वर्क हमारे पास एनर्जी क्या, एबिलिटी कितनी है उसमें टू डू वर्क, तो सेम यूनिट्स रहेंगी वर्क एंड एनर्जी की। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क कह लो या एनर्जी, mgh, ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कब आएगी, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि उसकी पोजीशन क्या है या फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लाइक और हमेशा ये रिलेटिव रहेगा। मान लो मैं mgh, यहाँ पे खाली h नहीं है, दैट इज द h2 माइनस h1 होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम रेफरेंस इनिशियल 0 ले लेते हैं, इसलिए हम सिंपली mgh लिख देते हैं। बट मैं किस हाइट से लेके आई, मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया पहले। तो मान लो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 to 5 मीटर, तो मेरा 0 इज द स्टार्टिंग एंड 5 मीटर इज द लास्ट। तो हमेशा रेफरेंस रहेगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कि मैं एक चार्ज यहाँ पे पड़ा होगा तो मैं दूसरे को इसकी इफेक्ट में लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो एज अ पोटेंशियल उसमें स्टोर होएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, बाय वर्च्यू, वर्च्यू मतलब उसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कह लो एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, तब हमारे पास कैसी होएगी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी की भी, तब हम उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं और हम इसको एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने क्या, अब एक और अच्छा, एक और टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। लाइक कोई रबर बैंड, ये मेरा रबर बैंड पड़ा है, देखो मैंने इसे क्या करा, स्ट्रेच किया, किसके अगेंस्ट किया, कुछ एनर्जी लग रही होगी तभी मुझे अपनी एनर्जी लगानी पड़ी। कोई मतलब हम जब रस्सा खींचते हैं टग ऑफ वॉर में, अगर कोई और उधर से ना खींच रहा हो तो मैं पहले ही जीत जाती, है ना, बट कोई और खींच रहा होता है तभी। अब यहाँ पर मैंने काम किया क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी, ये अपनी तरफ ऐसे खींचना चाहता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अगेंस्ट इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो यानी कि इसमें क्या एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। फिर छोड़ा, फिर वो किस में बदल गई, मोशन में, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो ये जो हम करते हैं बाय हुक्स लॉ, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होती है कि जितनी मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करूँगी उतनी ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में। लाइक मैं यहाँ खींच रही हूँ, वो लग पा रही है उधर, तभी वो उधर भागेगा। ठीक है, तो -x, F इज इक्वल टू -kx आता है। ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अभी फोर्स हमारी कांस्टेंट थी, mg ही लग रही थी, तो मैंने डायरेक्टली उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। बट वेरिएबल फोर्स होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो kx dx, x dx क्या हो जाता है, x²/2। तो ये जो हाफ kx² आता है, ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग।
ठीक है। तो हमारे पास ये स्प्रिंग सिस्टम वाले में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ये आती है। नेक्स्ट अब देखो मैंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा था, जैसे हम ये बॉल भी ले लें, ये मैंने इसको ऊपर उठाया और फिर क्या किया, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, जैसे ही वो मोशन में आया काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी जो कि किस वजह से आती है, ड्यू टू द बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तब यानी कि उसमें क्या आ गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कौन है ये, इट, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, हाफ mv², ठीक है। तो हमारे पास ये mv हमारे पास क्या होता है, ये सब हम न्यूटन्स लॉज इन सब में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मोमेंटम होता है mv। तो अगर मैं मोमेंटम के टर्म्स में इसे लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ये हाफ m² v² बाई m, दैट इज हाफ p² बाई m, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर मैं काइनेटिक, अब मैं इनके अगर ग्राफ्स देखूं, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इसमें बना सकते हो। लाइक के और वी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं कैसा आना चाहिए, ग्राफ समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें बनाना, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हमारे काम आते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी और वी में रिलेशन क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू हाफ mv² था, ये तुम्हारा y एक्सिस पे है और ये तुम्हारा x एक्सिस पे है, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x²। जब ऐसा रिलेशन होता है कि एक लीनियर हो दूसरा क्या हो, स्क्वायर में हो, तब कैसा आता है कि क्या किया था हमने, पैराबोलिक पाथ आता है, किया था ना पैराबोलिक इक्वेशन। तो यानी कि ग्राफ कैसा आना चाहिए, इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं k यहाँ पर मैं ऐसा करूं कि अंडर रूट k ले लूं, अंडर रूट ले लें हम दोनों साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा p, यानी कि अंडर रूट इज प्रोपोर्शनल टू p। तो मैं ग्राफ लूं अंडर रूट k और p का, तो क्या आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अभी फिर से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और p का लेती तब भी क्या होता, वो एक लीनियर एक स्फीयर, तब कैसे ग्राफ आता, फिर से पैराबोलिक आता। बट मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, अंडर रूट k लिया, ठीक है, ये डिफरेंस समझना है। अब अगर मैं k और m का ग्राफ लूँ, बताओ, देखो k और m का ग्राफ हम ले लें और मैं इसमें बोलूँ कि p कांस्टेंट है। देखो तुम ऐसे तो बता नहीं पाओगे k और m का, क्योंकि v भी मैटर करता है। तो मैंने p के रिलेशन से कहा कि k और m का बताओ जिसमें p कांस्टेंट हो, ये होता है p कांस्टेंट है, तो यानी कि क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली का ग्राफ कैसा आता है, इस तरह से आता है। तो हमारे ये ग्राफ्स बनते हैं। अब देखो यहीं से हम एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों का सेम मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, k इज 1/m, क्योंकि p तो कांस्टेंट है। तो जो लाइटर पार्टिकल होगा, लाइटर पार्टिकल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहीं से मैं एक और क्वेश्चन अगर मैं बोल दूँ इस वाले रिलेशन से अगर हम देखें कि मान लो कि मोमेंटम जो है एक बॉडी का हमने इंक्रीज करा, या फिर हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 2.5%, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, वो क्या है, अंडर रूट k इज प्रोपोर्शनल टू p, और यू कैन से k इज प्रोपोर्शनल टू p², कोई भी यूज कर लो, ठीक है। अब हमें ये किस में इंक्रीज का है, काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज है। तो मोमेंटम में मुझे देखना है, ये हमने एरर एनालिसिस वाले टॉपिक अगर नहीं देखा है तो आप वीडियोस में चेक कर सकते हो। एरर वाले पार्ट में हमने देखा था कि अगर हमें निकालना हो कि कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज है, वो एरर में भी सेम चीज़ करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल इनका लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या लेंगे,
दिस, ये हमारे पास क्या √2 यानी कि k की पावर हाफ इज प्रोपोर्शनल टू p है, यानी कि 1/2 जो चेंज है इसमें इज इक्वल टू है del p/p में। अब हमें परसेंटेज दिया है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये चीज़ निकालनी है तुम्हें और ये चीज़ दी हुई है। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज दिया हुआ है 2.5%, तो इसमें कितना हो जाएगा 1.25% चेंज। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना है और हमारी इन्हीं रिलेशन से निकल जाता है। तो ये सारी बात थी हमारी काइनेटिक एनर्जी पे। अब ये काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके ही हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है, दैट इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है, सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस इंक्लूड हो सकते हैं। सारे टाइप से मतलब कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव होती है और नॉन कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब चाहे मैं उसे यहाँ से, अगर मुझे यहाँ लाना है, चाहे मैं यहाँ से ले जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से ले जाऊँ, चाहे मैं ऐसे ले जाऊँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे क्या चाहिए, फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट क्या है। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेज होगी, एयर ड्रैग फोर्सेज होगी, तो उससे तो पाथ से फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ से लेके जाऊँगी तो कम फ्रिक्शन लगेगी, यहाँ से पूरा लेके जाऊँगी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी। तो वो क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट फोर्सेज होती है। तो दैट इज़ द कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो तुम्हारी आएगी उसमें क्या बोलते हैं, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करती हूँ कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कि द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी कितना हुआ, क्या होगा, बाय ऑल द फोर्सेज। बाय ऑल द फोर्सेज से मतलब कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव भी, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जितना भी जो हम वर्क डन कर रहे हैं, जितनी भी फोर्सेस की वजह से हो रहा है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब इनमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगी, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जो उसकी डेल के कह लो या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सिंपल सा होता है, बस इसमें टास्क क्या होता है कि हमें हर टाइप की फोर्स उस पर क्या लग रही है वो नोन होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगी होंगी तो दैट इज ईजी। ठीक है, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लगी हुई होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। बट अगर एक बार तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया तो मैकेनिक्स ईजी हो जाती है। ठीक है, देखो इसे प्रूव करना भी बहुत ईजी है। अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए देखूं, ये होता है 2as। ठीक है, अगर मैं इसको हाफ एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे हाफ एम, तो देखो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, एम ए क्या होता है फोर्स दिस वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स होती है, वेरिएबल फोर्स के लिए भी निकालना आसान है। देखो वेरिएबल फोर्स एम ए डी एस हो जाता है, ए डी एस को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एम डी वी बाई डी टी, डी एस है, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ तो मैं क्या लिख दूँगी एम वी डी वी, इसको इंटीग्रेट कर दो क्या आएगा वी डी वी, अभी हमने एक्स डी एक्स का भी करा था, तो वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स क्या होगी इनिशियल टू फाइनल, तो यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फिर से आ गया वेरिएबल फोर्स के लिए। तो इसकी थ्योरम तो प्रूफ करनी बहुत ज़्यादा इजी है। इसका हम करते हैं कोई क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो एक ब्लॉक है, वो स्टार्ट किया, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg स्टार्ट्स मोशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, मास क्या दिए गिवन है 2 kg, उसने अपना क्या किया एक्शन शुरू किया अंडर द फोर्स, जिसकी पोजीशन डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है, और मास हमारा क्या था 2 kg, उसकी पोजीशन इस तरह से डिपेंड करती है। एस हमारा क्या है मीटर में, टी है हमारा सेकेंड्स में, तो हमें वर्क डन निकालना है बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 seconds। ठीक है, तो हमारे पास एस क्या है टी क्यूब बाय
3। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमें लास्ट में कहाँ तक पहुँचना है, वर्क डन हमारा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें ये पता है। और क्या होता है तुम्हारा एफ डॉट एस होता है, एफ तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ से एफ निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। एफ कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जा सकते हैं, और मास और वेलोसिटी आ जाए तो क्या मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि वर्क क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इससे वेलोसिटी पे चली जाऊँ और फिर उसे m से मल्टीप्लाई करके मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे जाते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन लेके, तो ds/dt करो, क्या आ जाएगा, 3t²/3 दैट इज t²। ठीक है, अब हमारे पास वर्क क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल क्या होगी, 12mvf², 12mvi²। तो 12m क्या है 2, vf क्या होगी, फाइनल कहाँ जाना है 0 to 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ये हमारा क्या है, v ही है। तो यहाँ पे फाइनल में क्या पुट करोगे, t at 2 सेकेंड पे। तो 2² क्या आ गया 4, माइनस इनिशियल क्या था 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 2² ये है, पहले ही 4 है, और यहाँ पे हम v² लेते हैं। 2² तो यही है, v तो 4 है, और इसका भी स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 जूल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम एक और हमारे पास मेथड हो गया वर्क निकालने का फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर हमारा हुआ एनर्जी वाला पार्ट खत्म। अभी इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं ट्राई करने को, बट अभी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि 11th के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगी कि हम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमने कर लिया एनर्जी वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे पावर, ठीक है, और उसके और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।